हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दिस इज द सोल्यूशन वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन सेशन फ्रॉम 10 कदम सीरीज। तो 10 कदम सीरीज आप देख रहे हैं और इससे अभी से 1 घंटे पहले आपने क्वेश्चन वीडियो देखा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब उसी क्वेश्चन वीडियो से जुड़ा हुआ ये सोल्यूशन वीडियो आप देख रहे हैं। अगर इससे पहले क्वेश्चन वीडियो आपने इसका नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, तुरंत आपको इसका क्वेश्चन वीडियो जो है वो मिल जाएगा। सोल्यूशन वीडियो की खास बात, इसको 1 घंटे के डिफरेंस पर मैंने क्यों रखा है, ताकि आपको थोड़ा समय मिले और आप पहले क्वेश्चंस का खुद से सॉल्व करके देखें, खुद से प्रैक्टिस करके देखें। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए ये 10 कदम सीरीज के 10 सेशंस चलेंगे, जिसमें हर सेशन में इस तरीके से होगा, सिवाय छोटे सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग या यूडब्ल्यूटी जैसे, तो उनमें ये चीज़ मैंने नहीं किया हुआ है। उसमें एक ही वीडियो में मैंने सोल्यूशन क्वेश्चन दिया हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी ऐसे सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के वीडियो में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन वीडियो सेपरेटली मिलेगा। तो आइए आज का सेशन भी करते हैं हम लोग स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि जितने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और केवल आंसर की देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आंसर की देख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस का ही सिर्फ सॉल्यूशंस देखना है तो कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आप देखिएगा, आपको पूरा टाइम फ्रेम मिल जाएगा हर सवाल का। जिस सवाल को स्पेसिफिकली रेफर करना है, उस सवाल के टाइम फ्रेम पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अभी तुरंत के तुरंत। तो इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पीजीसीआईएल, यूकेपीएससी या अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी लोग देख सकते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, तो हो सकता है कि कई जगह पे आपको कुछ सवाल जो है वो 1 मार्क्स में ना दिखाई दें। तो इस वजह से मैंने स्पेसिफिकली एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है प्रॉपर, जिनका सोल्यूशन अभी आप मेरे साथ देखेंगे। एकदम डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन आपको मस्त तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है भाई? ठीक है, तो पहला जो सवाल था आप लोगों ने देखा कि इसमें लिखा हुआ था कि सिंक्रोनस मोटर जो है ऑपरेट कर रहा है कांस्टेंट लोड पर व्हाइल द एक्साइटेशन इज एडजस्टेड टू गेट द यूनिटी पावर फैक्टर। कि एक्साइटेशन को ऐसे एडजस्ट किया गया कि इससे यूनिटी पावर फैक्टर जो है वो उस मशीन को मिल जाए। अब इसके आगे क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर एक्साइटेशन अभी बढ़ाते हैं हम लोग तो पावर फैक्टर जो है उसका क्या होगा? पावर फैक्टर लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, यूनिटी होगा, यानी कि सेम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, कि पूरा पावर फैक्टर ही जीरो हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बताता है। सबसे पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझते हुए एक कंडीशन में बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, सिंक्रोनस मोटर है, ऑपरेट कर रहा है किस पर? कांस्टेंट लोड पर। लोड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी नेचर क्या है भाई? देखिए, एडजस्टेड टू गेट द यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन को थोड़ा समझते हैं, क्या बता रहा है यहाँ पर। देखो, यूनिटी पावर फैक्टर की सिचुएशन ये बोल रहा है, ठीक, इस पेज में लेके आते हैं आपको। यूनिटी पावर फैक्टर की सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब वीटी की वैल्यू, ये देखिए, अगर यहाँ पर वीटी है तो इसी लाइन पर आपको आई भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वीटी है तो इसी लाइन में आपको आई भी दिखाई देगा, है ना? आर्मेचर करंट या आई ए के फॉर्म में जिसको मैं लिखता हूँ। अच्छा, जो ईएफ की वैल्यू है या ईएफ जो है आपका, वो किस तरफ दिखेगा फिर? ईएफ जो है किसी ऐसे एंगल पर दिखाई देगा आपको। तो दिस विल बी योर ईएफ। दिस इज व्हाट? दिस इज ईएफ। ठीक। अच्छा, हमारे आईए से, या आईए जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहता है किससे? तो आईए जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इससे। क्या है ये? दिस इज, ये है जे आई ए एक्सेस। इससे हमेशा आपका आईए जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए ठीक है, इसको किसी भी एंगल पर मैंने माना। अब आगे जरा क्वेश्चन को समझते हैं। अभी तक इतना सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यूनिटी पावर फैक्टर बोला, इसलिए दोनों एक ही फेज में मैंने बना दिया, वीटी और आईए दोनों एक फेज में। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। A synchronous motor is operating at a constant load while the excitation is adjusted to get unity power factor. ड्रॉ कर दिया यहाँ तक मैंने कंडीशन। अब आगे देखिए क्या बोलता है। If the excitation is now increased, एक्साइटेशन को आप बढ़ा रहे हैं तो पावर फैक्टर में क्या होगा? अच्छा चलिए, एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं। इसी ग्राफ से अभी देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर निकालता हूँ मैं। एक्साइटेशन को बढ़ाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि एक्साइटेशन बढ़ेगा किस रेंज में। अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर का सीन है तो इसी लोकस को मेंटेन करेगा आपका एक्साइटेशन, मतलब इसी लोकस को मेंटेन करेगा। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये है कि लाइन आपकी यही मेंटेन रहेगी, है ना। लाइन जो है वो तो यही मेंटेन रहनी चाहिए फिर उस हिसाब से। ये देखो इसी सीक्वेंस को ये मेंटेन करेगा। अगर यही लोकस मेंटेन करेगा तो इसका मतलब ये है कि जब मैं अगली ग्राफ बनाऊंगा, सपोज कर लो कि EF की वैल्यू को मुझे इंक्रीज करने बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो चलो मैं अगली बार EF को जब इंक्रीज करूंगा तो वो यहाँ कहीं पे मिलेगा मुझको, ठीक है, बट इस लोकस से बाहर नहीं जाएगा। अगर यहाँ कहीं पे मिल रहा है, इफ दिस इज माई EF न्यू, तो बताइए अब JIA एक्सेस जो है ये कहाँ पे बनेगा फिर। चलिए इसको इस बार मैं कैसे शो करूंगा, इस बार इसको मैं ऐसा शो करूंगा, इट विल बी हियर। ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पे मैं लिखूंगा JIA एक्सेस। अब अगर JIA एक्सेस मुझे इस तरीके से मिल रहा है तो इसके परपेंडिकुलर पे क्या बनाना है मुझे, IA बनाना है, ठीक है। तो IA मेरा कैसे बनेगा इस बार, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब किधर, परपेंडिकुलर मतलब देखिए यहाँ इससे परपेंडिकुलर मैं इधर से ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इससे परपेंडिकुलर अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं। देखिए अब ये IA जो मैंने नया बनाया वो उससे परपेंडिकुलर आया, दिस इज IA न्यू। अब इस IA न्यू को जैसे ही मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये अपने रिस्पेक्टिव वोल्टेज से क्या दिखाई दे रहा है, फेज शिफ्टेड तो दिख ही रहा है, प्लस साथ में थीटा डिग्री एंगल से लीड करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यही आपको सवाल में पूछा है, यही सेम कंडीशन क्वेश्चन में पूछा, लिखा हुआ है इफ द एक्साइटेशन इज नाउ इंक्रीज्ड देन द पावर फैक्टर विल बी। कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप केवल ग्राफ को इस क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब से पुट करते जाइए, आंसर आपका बिल्कुल आपके सामने दिखेगा। तो आपको IA और VT के बीच का एंगल दिख रहा है और कंडीशन आपको दिखाई दे रही है लीडिंग फेज की। तो योर आंसर विल बी, अब जो है पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, नाउ इट विल बी इन इट्स लीडिंग कंडीशन। सो दिस इज आवर आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसमें, एकदम मस्त एक बार में समझ में आएगा पूरा सवाल, ठीक है। एक एक स्टेप को पूरा ग्राफिकली समझिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है। ये ऐसा ये यूनिटी पे था, अगर एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, याद नहीं करना है, ये अपने आप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑन बोर्ड, दूसरा सवाल जो है वो आ गया है बोर्ड पर। अब देखे भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन पर लिखा हुआ है इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड बाय 50%। क्या क्या हुआ, अप्लाइड वोल्टेज 50% बढ़ गया अपने पुरानी वैल्यू से, फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो गई बाय 50% फ्रॉम इट्स प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द मैग्नेटिक सर्किट रिमेन्स अनसैचुरेटेड, ये ब्रैकेट के अंदर के वर्ड को जो समझ गया वो महारथी। द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी विल चेंज टू कितने टाइम्स, मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी यानी B की वैल्यू पूछा है, ठीक है, लेकिन दो कंडीशन दिया है। चलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लिखता हूँ, मस्त से कनेक्ट होते जाएगा आपको। देखिए यहाँ दो केस दिया हुआ है, केस 1 फर्स्ट केस, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला केस में कुछ ना कुछ V1 होगा, कुछ F1 होगा, ठीक है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज विल बी V1 और सिमिलरली अप्लाइड फ्रीक्वेंसी F1 बोलूंगा मैं यहां से। अच्छा इसके बाद केस 2 आता है, केस 2। अब केस 2 में जो वोल्टेज V2 है वो कितना हो गया है, बोलता है कि उसको इंक्रीज कर दिया 50% से, 50% इंक्रीज कर दिया मतलब 50/100 टाइम्स ऑफ V1 प्लस V1। अच्छा तो ये कितना हो गया 5/10 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5 प्लस V1 दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ V1। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, बड़ा काम का डेटा है ये। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी F2 जो है ये क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी F2 को 50% घटा भी दिया गया, तो F1 माइनस 50/100 टाइम्स ऑफ F1, तो ये कितना हो गया, तो 1 माइनस 0.5 दिस इज 0.5 टाइम्स ऑफ F1। ये डेटा बहुत काम का डेटा है, ठीक है। पूरा सवाल जो है वो इसके बेसिस पर बन जाएगा आपसे। तो यहां तक का डेटा समझ में आ गया आप सभी को, ये दो कंडीशंस आपको दे रखा है। अब बोलता है कि अज्यूमिंग दैट द मैग्नेटिक सर्किट रिमेन्स अनसैचुरेटेड द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी विल चेंज टू हाउ मच टाइम्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ, सबसे पहले तो आप कंडीशन बताइएगा
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है इन द प्राइमरी साइड, अगर मैं बोलूँ यहाँ से, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी साइड, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी साइड. So I will write E1 is equals to under root 2 times, E1 is equals to under root 2 times of pi into f into phi into n1. लिख सकते हैं ऐसा? एक्सप्रेशन एकदम मस्त से क्लियर है क्या? एक्सप्रेशन एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए आपको. थोड़े थोड़े से बेसिक वाले फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको ये सब फिर सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी. बस ये देखना होगा कि किस सिचुएशन पर क्या फॉर्मूला लगेगा. ये सिचुएशन क्लियर हमको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ऐसा शो करते हैं. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स्ड मान लेता हूँ वहाँ पर, तो और ये बीइंग अ कांस्टेंट, क्लियरली दिखता है कि मेरा E1 जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू एफ. हो सकता है. अच्छा, ये E1 जो है ये और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जितना मैं सप्लाई वोल्टेज दूंगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी ना, कि वहाँ पर कितनी ईएमएफ हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि E1 इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल या इनपुट वोल्टेज जो मैं सप्लाई पर दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पर, ठीक, उससे भी प्रोपोर्शनल है. बहुत ही अच्छा. अब देखिए मुझे ना यहाँ पे रिलेशन चाहिए फ्लक्स डेंसिटी का, यानी बी की वैल्यू चाहिए. अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाई. अब मुझे किसी तरीके से बी को लेकर के आना है अंदर, तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढता हूँ जिसमें फाई आता हो और बी आता हो और इनका रिलेशन कुछ हो. तो भाई ये तो इसके जो डेफिनेशन आप पढ़ते हो फ्लक्स डेंसिटी का, क्या बोलता है? इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया. तो बी इज गिवन एज फाई अपॉन ए, उससे बात बन जाएगी. सिंस बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अगर मैं एरिया को कांस्टेंट मान लूँ, क्योंकि एक बार मैंने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया तो मैं उसको चेंज करने तो जा नहीं रहा हूँ. तो टेकिंग एरिया एज अ कांस्टेंट आई कैन से कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और इस वजह से ये फाई की जगह पे बी रख सकता हूँ मैं, ठीक. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा E1 इज इक्वल्स टू एफ इंटू बी. अब इक्वल्स टू साइन मत लगा दीजिएगा, नहीं तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा साथ में. प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल ही रहने दीजिए. तो E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी. इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? इसको मैं V1 से रिलेट करूँगा अभी. तो मैं बोल सकता हूँ कि V1 इज प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी, या फिर B इज इक्वल्स टू, अब फिर इक्वल टू मत लगाइएगा, ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ V बाई एफ, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. V बाई एफ या V1 बाई एफ, ऐसे किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं. यही रिलेशन चाहिए था मुझको इतनी देर में. तो मतलब मैंने फ्लक्स डेंसिटी को अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया. यहाँ तक का तो पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई फ्लक्स डेंसिटी मेरा जो है वो अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से ऐसे रिलेटेड है. तो ये पूरी जो कहानी थी ये बेसिक्स था. बेसिकली आपको ये सारा पॉइंट जो है, ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे पता होंगे. तो आप डायरेक्ट स्किप करके यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक. लेकिन ये आपके समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ. अब आगे देखिए, सॉल्व करना बड़ा ईजी है, सॉल्व तो डायरेक्ट हो जाएगा, बस उसके पीछे का लॉजिक जो है वो समझना इंपॉर्टेंट है. चलिए अब देखिए, अब मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ. असली सोल्यूशन अब यहाँ पे शुरू होता है. अब देखिएगा, अब इसका मेजर सोल्यूशन देखिए. अब आप बोलेंगे कि नहीं इतना बड़ा नहीं है सर, तो बड़ा छोटा सा है सोल्यूशन. तो B इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ होता है. तो मैं लिखूं अगर कि B2 अपॉन B1, तो इसको मैं लिखूंगा या इक्वल टू के फॉर्म में लिखूंगा V2 बाई F2 इंटू F1 बाई V1. लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है. इसको लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देयरफॉर वी विल गेट B2 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू, V2 और F2 क्या है? देखिए क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया हुआ है ये V2 और F2. देखिए क्या लिखा हुआ है, V2 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ V1 एंड F2 इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ F1. लिख दीजिए इसी को, 1.5 टाइम्स ऑफ V1, 0.5 टाइम्स ऑफ F1 मल्टीप्लाइड विथ F1 अपॉन V1. हो गया कैंसिल आउट यहाँ से, पूरा V और V कैंसिल आउट हो गया, F और F कैंसिल आउट हो गया. आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे? दिस इज 1.5 डिवाइड बाई 0.5 और फर्दर इट इज 15 बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 3. तो क्लियरली दिखता है कि B2 इज 3 टाइम्स ऑफ B1. आंसर तक ही पूरा पहुंच गए हम लोग, है ना. ये बिल्कुल वही हाल हो गया कि एकदम रेलवे स्टेशन के बगल में किसी का घर है और ट्रेन का जो जिस बोगी में वो बंदा बैठा है वो दरवाजा उसके घर के सामने रुक गया. मतलब पूरा जब रुका जाके सोल्यूशन तो आंसर पर ही जाके रुका, बीच में कहीं ऐसा नहीं कि अज्यूम करना है आपको. ये हाल है.
तो B2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B1, जो B2 की वैल्यू है ये B1 का 3 गुना हो जाएगी। बस ये सिचुएशन यहाँ से निकल के आती है, उसके पीछे का ये पूरा का पूरा सोल्यूशन था। समझ आया आप सभी को अच्छे से? एकदम मस्त तरीके से बना लेंगे ना पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आपको। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का मोटिव ये है कि आपको अच्छे से सोल्यूशन समझ में आए। ठीक है, बाकी तो आप बना लेंगे यार, बाकी उसका दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैज 50 टर्न्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज 8 ohms। इसको विजुअलाइज करते जाइएगा अपने माइंड में कि ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या चल रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है। देन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द 2 ohm रेजिस्टेंस द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये थोड़ा थोड़ा मैक्स पीटी थ्योरम जैसा लग रहा है आपको ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही ये वही है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दिया हुआ है, बस उसको ट्रांसफॉर्मर के कंसेप्ट के साथ अरेंज कर दिया, अलाइन कर दिया दोनों को एक साथ। ठीक है, देखो सिचुएशन क्या बोलता है एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें आपको ये बोल रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर है, ये उसकी प्राइमरी वाइंडिंग एंड लेट अस सपोज कि यहाँ पे उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, आपको डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, आपको डेटा में दिया हुआ है कि प्राइमरी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो 8 ohms की है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या? सेकेंडरी वाइंडिंग यानी N2 की वैल्यू आपको दे रखा है 50 टर्न्स, N2 की वैल्यू 50 टर्न्स है, N1 का भी पता नहीं हमको। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी इतना, देन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू अ 2 ohm रेजिस्टेंस। तो मतलब यहाँ से जो लोड रेजिस्टेंस लगा होगा हमारे पास वो 2 ohm का होगा। अब वेरिएबल है कि नहीं है वो बात की बात है, मैक्सिमम पीटीटी बोला तो मैंने उसको वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, अब प्राइमरी साइड पे क्या सीन है भाई? तो प्राइमरी साइड पर यहाँ पर हम लोग इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, V1 E1 इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। N1 N2 में से N1 नहीं पता, N2 पता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का रेशियो लेना पड़ेगा लगता है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग विल बी, मतलब यही N1 की वैल्यू आपको पूछा है। क्लियर क्वेश्चन कि यही N1 की वैल्यू आपको पूछा है। तो लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का थीम समझ जाएंगे तो और आसान हो जाएगा इसको बनाना। देखिए बोल क्या रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपका ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको कितना वेरी करें, तो आप देखेंगे तो ये सोर्स नेटवर्क के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। नॉर्मली लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द एंटायर वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर का केस है, नॉर्मल सर्किट तो है नहीं। तो यहाँ पर आप इसको रेफर्ड टू प्राइमरी साइड से देखेंगे, क्योंकि सोर्स नेटवर्क की वैल्यू आपको 8 ohm दे रखा है पहले से। ठीक, तो यहाँ का सिचुएशन कैसे डील करना पड़ेगा आपको? रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, और वैल्यू पहले से गिवन है 8, तो कैसे रेफर टू, इस 2 को आप रेफर टू प्राइमरी साइड की तरफ लेकर के आइए। चलिए देखते हैं, रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा? कई बार मैक्सिमम लोग ना फॉर्मूले में गड़बड़ कर देते हैं कि फॉर्मूले में सर जिस तरफ रेफर कर रहे हैं तो उस उधर का n होगा, कि जहाँ से रेफर कर रहे हैं वहाँ का n होगा। ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। 2 टाइम्स ऑफ जिधर लेकर के जा रहे हो उस साइड की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय जिधर से लेकर के आ रहे हो उसका नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो किधर लेके आ रहे हो? N1 की साइड लेकर के आ रहे हो ना, N1 डिवाइडेड बाय कहाँ से लेकर के आ रहे हो? N2 से। कर दीजिए इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 8। करते हैं इसको सॉल्व। चलिए, सो दिस इज इक्वल टू 2 उधर भेज दीजिए, 2 4 8, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास N1 बाई N2 की वैल्यू है 2, सो देयरफॉर आई विल गेट N1 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 भाई N2 50 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सॉल्व करना है। आपको क्या लगता है 3 नंबर में आपको गेट का क्वेश्चन करवा देगा एसएससी? नहीं करवाएगा, बिल्कुल मत घबराइए उस चीज़ के लिए। आप बहुत ज़्यादा भी हुआ ना तो ईएससी पेपर 1 तक सीमित रहेगा। ईएससी का पेपर 1 प्राइमरी ईएससी का प्री जो होता है उसके पेपर का बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसके बेसिक के क्वेश्चंस भी अगर आप बना के चल रहे हैं पेपर 2 के लिए काफ़ी है एसएससी के लिए। ठीक है, आपको जो टाइम दे रहा है वो लिमिटेड टाइम है, वहाँ मेजर खेल होगा समय का। आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी, टाइम वहाँ पर दिक्कत करेगा आपको। वो जो 100 सवाल भी आपको बनाने रहेंगे 3-3 नंबर वाले, उसके लिए टाइम वहाँ पर भी लगेगा कि कम हो रहा है। वर्चुअल कैलकुलेटर के लिए माउस यूज़ करेंगे आप बार बार, तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो बड़ी दिक्कत जाएगी। ये सब चीज़ें तो जल्दी जल्दी बन जाएंगी, इसमें ज़्यादा कुछ थोड़ी ना है। लेकिन अब इसमें रेफर टू प्राइमरी साइड करना था, ये की सोल्यूशन का पार्ट था पूरा, बाकी तो कैलकुलेशन है, ये अपने को बनाते जाना है, ये तो हो जाएगा अच्छे से। तो मेन है कि कंसेप्ट अगर हम अच्छे से समझ करके चल रहे हैं तो हमको दिक्कत नहीं जाएगी वहाँ पे,
फिर बच गया कैलकुलेशन पार्ट, जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बना रहे, टाइम लिमिट में बना पा रहे हैं या नहीं वो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं आपको। तो ये सोल्यूशन यहीं पर कंप्लीट होता है, बना लेंगे, ठीक है। सभी इंजीनियर्स एकदम कॉन्फिडेंट है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत दिन से आप लोगों के साथ लाइव क्लास में जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा, बट होपफुली ऐसा चांसेस है कि दिसंबर में लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। दिसंबर फर्स्ट वीक से ही शायद लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो और मज़ा आएगा। इनिशियल ऑफ दिसंबर से हम लोग लाइव जुड़ेंगे और एकदम मस्त तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है मैंने, जिसको कि ग्रेजुअली हम लोग अच्छे से एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब। कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इन विच द ओमिक लॉस इज 1% ऑफ द आउटपुट and the reactance drop is 5% of the output voltage. अच्छा, when the power factor is 0.8 leading, क्या पूछा मुझको? रेगुलेशन पूछा। रेगुलेशन एक अलग तरीके से कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन में। चलो एक बढ़िया से शॉर्टकट से कैलकुलेट करवाता हूं आपको। वी आर कैलकुलेट आप नॉर्मली भी करते हैं, बट इस केस में थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। ओमिक लॉस दिया हुआ है 1% का, ठीक, आर की वैल्यू के फॉर्म में, और रिएक्टेंस ड्रॉप आपको 5% का दिया हुआ है। दोनों ही आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में है। तो और पावर फैक्टर भी दे रखा है। सबसे आसान तरीका क्या रहेगा पता है? ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू आर, थोड़ा डेटा को पर यूनिट के फॉर्म में लेकर के चलते हैं, कॉस फाई आर, बीच में प्लस माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन ऑफ फाई आर। अब ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा? ये डिपेंड करेगा लोड के नेचर के ऊपर, कि लोड जो है किस तरीके का आपने लगा रखा है वहां पर। लीडिंग पावर फैक्टर लोड है या लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, ठीक है। फिलहाल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है पावर फैक्टर लीडिंग कंडीशन पे दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन आएगा बीच में, ठीक है। तो ये आपको वहां पर सवाल में देख करके पुट करना है। नाउ व्हाट अबाउट वी आर? अच्छा ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट के लिए परसेंटेज वाला डेटा काफी है। देखिए आर पर यूनिट आपको ओमिक लॉस जो है वो 1% दिया है, चेंज कर लीजिए इसको, 0.01 आ गया। और x पर यूनिट जो है ये कैसे निकालेंगे? ये 5% दिया है ना, 0.05 मिल गया दोनों डेटा आपको। चलिए अब पुट करते हैं। व्हाट अबाउट कॉस फाई? देखो कॉस फाई आपको दिया हुआ है 0.8 और उसी का साइन फाई होता है 0.6। ये तो इतनी बार बना चुके हैं कि डेटा याद हो गया हम लोग को, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में होगा। चलिए लिखते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू 0.01 इंटू 0.8 माइनस 0.05 इंटू 0.6। सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो ये हो जाएगा सॉरी, चलिए तो ये हो जाएगा 8, अच्छा 0.08 और यहाँ पे हो गया 6 5 30, तो 0.30, ठीक है। तो 30 में से 8 गया तो 22 बचेगा। तो ये हो गया, लेकिन माइनस में आएगा डेटा, ठीक है। डेटा माइनस में आ रहा होगा रेगुलेशन का, अगर आप ध्यान देंगे तो 0.022 ऐसा कुछ दिखेगा आपको। हाँ 0.022 इस तरीके का दिखेगा। क्यों ऐसा दिखेगा भाई? 0.22 दिखेगा ना, 0.22 दिखेगा आपको। और वोल्टेज रेगुलेशन को अगर आप परसेंटेज में लेकर के जाएंगे तो वी आर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस विल बी 2.2%, लेकिन माइनस में। अब आप सोचेंगे कि ये वोल्टेज रेगुलेशन सर माइनस क्यों आ रहा है? फिर से वही सेम चीज़ है कि लोड को देखिए, लोड का नेचर किस टाइप का है। कैपेसिटी मतलब आपको लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगा करके दिया ना, आंसर में देखिए +2.2 भी है, -2.2 भी है, और राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी। गलती से किसी ने बी ऑप्शन को ऑप्ट कर दिया होगा तो वो प्लस माइनस साइन से गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस साइन का फंडामेंटल कहाँ से सही होगा? जब आप इस जगह फॉर्मूले में सही साइन पुट करेंगे। ये साइन किसके ऊपर बेस करेगा कि आपका लोड पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग नेचर का कि लैगिंग नेचर का, ठीक। तो ये छोटी छोटी सी डिटेल्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इतना अगर आप ध्यान में रख लेते हैं क्वेश्चन आपसे 100% सही बनेगा। चलिए एकदम शॉर्ट में पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। इतना ही शॉर्ट सोल्यूशन में अगर आप बना रहे हैं चीज़ों को तो एकदम कैलकुलेशन पार्ट ही रहेगा, बाकी पूरा सोल्यूशन आपके लिए आसान हो जाए। चलिए तो अब हम लोग पहुंच गए हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है यहाँ पे कि 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर है विच इज हैविंग अ कोर लॉस ऑफ 400 वॉट्स
and full load copper loss of 800 watt. What is the load corresponding to the maximum efficiency? बताइए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड की वैल्यू जो होगी वो कहाँ पर स्टे कर रही होगी, कितनी वैल्यू की होगी। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, मस्त सा क्वेश्चन है। चलो इसको बनाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं अब जल्दी से, ठीक है। एकदम स्टेप से मस्त, एकदम प्रॉपर सोल्यूशन आपको दिखेगा। क्वेश्चन में गिवन डेटा पहले पकड़ते हैं कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो भाई गिवन डेटा में हमको दिया हुआ है 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, एस की वैल्यू मुझे दे रखा है 50 केवीए। मशीन के सब क्वेश्चन एकदम प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाते जाना है, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। कोर लॉस जो है आपको कितना दिया हुआ है, कोर लॉस जो है ये आपको दे रखा है 400 वॉट्स का, ठीक है। एंड अ फुल लोड कॉपर लॉस कितने का है, फुल लोड कॉपर लॉस आपको 800 वॉट्स का दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द लोड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी। पहले तो ये समझिएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती क्या है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में इन दोनों का क्या होता है, पीसी और पीसीयू एफएल जो मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों का होता क्या है। तो भाई देखिए, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हाट डू वी गेट, हमारा जो कांस्टेंट लॉस होता है, कांस्टेंट लॉसेस इज इक्वल्स टू द वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। इससे क्या होता है सर, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये पीसी है, ये पीसीयू एट फुल लोड हो जाना चाहिए, तब जाके एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, है ना। तब जाके एफिशिएंसी का केस जो है आपको मैक्सिमम का मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अब इसका मतलब, अब बात यह है कि आपको जो कॉपर लॉस की बात कर रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं कॉपर लॉस एट फुल लोड, इसका फॉर्मूला होता है आई एट फुल लोड का स्क्वायर इंटू आर। इस फॉर्म में लिखा जाता है। बट दिक्कत कुछ और है। दिक्कत क्या है पता है आपको, ये जो कॉपर लॉस दिया हुआ है ये तो फुल लोड कॉपर लॉस है ना, और एफिशिएंसी मैक्सिमम इसी फुल लोड पे होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो रही है, जरूरी थोड़ी ना है कि जब फुल लोड कॉपर लॉस हो रहा है तभी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो रही है। एफिशिएंसी तो किस कंडीशन पर मैक्सिमम होती है, तो डिपेंड करता है कि आपकी लोडिंग कितने की है ना, उन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो हमको सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इस मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय कॉपर लॉस कितना था, और तब जाके उसके बेसिस पे आपको कोर लॉस पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस समय क्या सीन था इनका, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सिचुएशन आप समझ गए ना कि जो दिया हुआ है उस डेटा में से कितना काम का है और कितना नहीं है काम का। तो अब आपको ये बोलना है कि कॉपर लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये निकालना है हमको। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, पीसीयू मैक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक। कैसे लिखूंगा इसको, आई स्क्वायर आर, या फिर एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि आई को मैं लिख लेता हूं एक्स टाइम्स ऑफ आई फुल लोड। ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या। देखिए, ये जो करंट होगी इस मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय, ये डिपेंड करेगी कि कितना लोडिंग है उस समय, मल्टीप्लाइड विद द फुल लोड करंट। ऐसा लिख सकता हूं मैं। अगर ये बात सही है तो इस एक्सप्रेशन को उठा के ऊपर पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट पीसीयू मैक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू आर। लिख सकते हैं ऐसा यहां से। अच्छा, आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू आर क्या है, देखिए आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू आर से हमको क्या मिलता है, पीसीयू फुल लोड, यानी फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो से पीसीयू मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय का कॉपर लॉस इज गिवन एज एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये एक्सप्रेशन सभी को समझ में आ गया ना, ये वाला एक्सप्रेशन हम सभी को समझ में आ गया क्या। देखिए, ये सिचुएशन हमको यहाँ से क्लियर हो जाती है कि भाई हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय का जो कॉपर लॉस मिल रहा है उसकी वैल्यू एक्स का स्क्वायर यानी कि लोडिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ फुल लोड कॉपर लॉस है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन से हमको एक और बात पता है कि जो कोर लॉसेस है या जो फिक्स लॉसेस हैं वो आपके वेरिएबल लॉस के बराबर होंगे। तो उसको जरा इक्वेट कर दीजिए। मुझको एक्चुअल में लोडिंग की वैल्यू, मुझे लोड जानना है ना, तो पहले लोडिंग समझ लेते हैं कि कितने की लोडिंग हो रही है, फिर देखेंगे लोड की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, ठीक। तो यहाँ तक का सिचुएशन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी मैं बोल सकता हूं कि कोर लॉस इज इक्वल्स टू कॉपर लॉस। मैंने लिखा भी था शुरुआत में, ये वाला कॉपर लॉस जो है इससे आप इक्वेट कर सकते हो। तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ पी सी यू एट फुल लोड। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि कोर लॉस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये भी सिचुएशन है मेरे पास, एंड देयरफॉर एक्स की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से चाहिए इन्हीं दोनों से, देखिए मेरे पास ये दोनों डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीसी की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 400, और फुल लोड कॉपर लॉस कितना गिवन है 800, और एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे मैं रूट लगा देता हूँ, हो गई बात आसान। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया पूरा, मेरे पास बचा 1/2 दैट इज फर्दर इक्वल टू 1/√2। तो मेरे पास अब देखिए लोडिंग की वैल्यू इतने से ही आ गई है, लोडिंग की वैल्यू इतने से ही मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, तो मेरे पास अब लोडिंग की वैल्यू आ गई 1/√2। अब देखिए आपका काम जो है इससे आसान हो जाएगा। ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, अभी यहाँ तक हम पहुँच गए, लोडिंग की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक। अच्छा, अब लोडिंग एट मैक्सिमम, आपको देखो क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द लोड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी। चलिए यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, लोड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, लोडिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ s, यानी जो आपका केवीए रेटिंग है ओवरऑल उस कंडीशन पे, ठीक है, मशीन का जो ओवरऑल केवीए रेटिंग है वो। तो ये केवीए रेटिंग फुल लोड का है, ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं s ऑफ मैक्सिमम। सो वी विल गेट s ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, भाई x की वैल्यू कितनी है 1/√2 मल्टीप्लाइड विथ फुल लोड के कंडीशन पर आपके पास 50 केवीए है, लिख दीजिए इसको 50, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1/√2 और 50 1.4, और मतलब वही 1.5 भी अगर मैं मान लूँ तो भी डेटा मेरा आता है 3 जा और 5 जा 35 के आसपास का डेटा आएगा, 35 पॉइंट समथिंग आएगा, 35 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। पहला डेटा बोलता है 35.35, तो मैं इसी को आइडियल मान लेता हूँ। मैंने डेसिमल के बाद का कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा सोल्यूशन था, सोल्यूशन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बड़ा ही सिंपल है और डायरेक्ट है, बस स्टेप आपको एकदम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने क्या क्या किया, मैंने आपको फुल लोड कंडीशन का बता दिया, ये दोनों डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैक्सिमम एफिशिएंसी में हम लोगों ने लिख लिया कि भाई कांस्टेंट लॉसेस वेरिएबल लॉसेस के बराबर है, ठीक। और मेरे पास फुल लोड कॉपर लॉस था, उसके हेल्प से मैंने मैक्सिमम कंडीशन का कॉपर लॉस निकाल लिया लोडिंग के फैक्टर के साथ। अब मैंने क्या किया, दोनों लॉसेस को इक्वेट कर दिया कि भाई मैक्सिमम कंडीशन पर कितने की हमारी कॉपर लॉस हो रही है वो, और कोर लॉस जो हमारा फिक्स लॉस भी है, इसके हेल्प से मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई लोडिंग की, और लोडिंग की वैल्यू जैसी मिल गई मैंने अभी गिवन डेटा के हिसाब से लोड कंडीशन पर या जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है उसके लिए एस मैक्स की वैल्यू बता दिया आपको, इतना केवीए में हम तक क्लियर है, सभी को बना लेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, बट हमको ऐसे सब सवालों के लिए भी रेडी रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम लोग, ठीक है। लिखा हुआ है 10 केवीए का ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका टर्न रेशियो जो है 10 केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर इज हैविंग अ टर्न रेशियो ऑफ 0.4। तो बताइए पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली जो है वो कितना है, स्पेसिफाई कर दिया पहले से, घबराने की कोई बात ही नहीं है। कंडक्टिवली बोलता तो बात अलग थी, कंडक्टिवली बोलता तो मैं क्या करता 10 × 0.4 करके आपको आंसर बता देता 4 केवीए, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ इंडक्टिवली पूछा है मुझको, तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा भाई, केवीए इनपुट मल्टीप्लाइड विथ केवीए इनपुट मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस के, मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस के, इसी से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है इंडक्टिवली। पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली इज, तो केवीए इनपुट मेरे पास कितना है 10 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस के की वैल्यू 0.4, कितना आ जाएगा 0.6, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन ए, बिना किसी डाउट के। कंडक्टिव फॉर्म में पूछता तो ऑप्शन बी बताता मैं आंसर, ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट मस्त आसान सा क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है मुझको, ये लिखा हुआ है द एक्साइटेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर फेल्स। एक सिंक्रोनस जनरेटर है और उसका एक्साइटेशन अगर फेल हो जाता है, भाई सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि डबली फेड मशीन है, ठीक है, उसको दो फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक तरफ से मैकेनिकल फॉर्म में दोगे तो रोटर को आपको डीसी इनपुट भी देना पड़ेगा, डीसी एक्साइटेशन जो है वो देना पड़ेगा, तब जाके वो मशीन चलेगी। सिंक्रोनस जनरेटर का वो एक्साइटेशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है अगर सपोज कर लो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको एकदम मस्त तरीके से। ये आपका जनरेटर है, ठीक, इनपुट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं और इधर पर ये अपना आउटपुट दे रहा है, ठीक। इसको इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ, इसको इनपुट में मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल इनपुट इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमको डीसी एक्साइटेशन भी तो देना पड़ता है, तो भाई मैं इसको डीसी एक्साइटेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से, डीसी एक्साइटेशन, ठीक। जब मैं ये दो टाइप का इनपुट इसको प्रोवाइड करता हूँ तब मुझे इससे बदले में क्या बाहर आउटपुट मिलता है, तब ये बाहर हमको एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का सीन आउटपुट के फॉर्म में देता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि अगर इस जनरेटर का एक्साइटेशन टूट जाता है बीच में या फेल हो जाता है किसी कारण से, ठीक है, इस जनरेटर का एक्साइटेशन पार्ट जो है ये खत्म हो जाता है बीच से, अब बताइए किसकी जैसे काम करेगा, किसकी तरह ये जनरेटर काम करेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब डीसी एक्साइटेशन खत्म भी हो गया ना, उस समय भी इनपुट क्या है इसका, अभी भी आप इनपुट मैकेनिकल दिए जा रहे हो और वो आपको बाहर आउटपुट देता रहेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो क्या वो मोटर कहलाएगा क्या, कभी नहीं कहलाएगा भाई, वो अभी भी जनरेटर की तरह ही काम कर रहा है। तो मतलब देखिए पहले गलत ऑप्शंस को हटाएं, देखिए मोटर वाले दो ऑप्शंस तो पहले ही हट गए, भाई मोटर की तरह नहीं काम करेगा, अभी भी मैकेनिकल इनपुट आ रहा है, बाहर आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है ना, तो जनरेटर ही है। लेकिन चूंकि डीसी एक्साइटेशन नहीं दे रहे हैं तो सिंक्रोनस जनरेटर भी नहीं बोल सकते हम लोग इसको, एक ही ऑप्शन तो राइट बचता है। लॉजिकली भी सोचते तो इसमें एक ही ऑप्शन था, डी ऑप्शन। लॉजिक भी अगर हम लोग लगाएं, मान लो कंसेप्ट ना भी याद करें, लॉजिक से भी सोचें तो भी इंडक्शन जनरेटर, क्योंकि जनरेटर के जैसे जनरेटर का ही ऑप्शन बचता है और सिंक्रोनस हो नहीं सकता क्योंकि डीसी एक्साइटेशन आपने हटा दिया इसका, तो इट विल स्टिल बी वर्किंग एज अ इंडक्शन जनरेटर, है ना। मतलब उसकी ज़िंदगी में से ऐसे उमंग उत्साह सब खत्म हो गया है, लेकिन काम अभी भी वो करता रहेगा, है ना। वो जो 9 to 5 ऑफिस जाने वाले लोग जैसे काम करते हैं ना, उस तरीके से वो काम करता रहेगा, मन लगे या ना लगे वर्क चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तो काम वो अपना बेचारा करता रहेगा जनरेटर की तरह। लेकिन अब वो सिंक्रोनस जनरेटर नहीं रहेगा ड्यू टू द लैक ऑफ डीसी एक्साइटेशन। आई होप आपको मस्त से क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग तुरंत के तुरंत, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में एक बात, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में एक बढ़िया सी बात बोलूं। ये क्वेश्चन नंबर 8, इस सोल्यूशन वीडियो को देखने से पहले जितने बच्चे सॉल्व कर लिए उस क्वेश्चन वीडियो को देख करके, आप सब जीनियस हैं। और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया ना, ये मान के चलिए कि ये बच्चे एसएससी पेपर 2 के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिनको बाकी लोग छोड़ के आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को भी ये बच्चे बना के आएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं बना होगा, और जिससे बन गया वो बहुत ही बढ़िया, मतलब ऑन टाइम अगर किसी ने बना लिया तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया और सुपर्ब। चलिए परफेक्ट है। सो अ 2-pole मशीन शोन बिलो हैज़ 12 स्लॉट्स। एकदम कंसेप्ट से बताऊंगा आपको, एकदम ध्यान से इसका कंसेप्ट समझिएगा। पूरा का पूरा जो इसका चक्कर है वो कंसेप्चुअल है, इसके सोल्यूशन में कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है कि 2 पेज का सोल्यूशन है ना, केवल कंसेप्ट जो है वो ऐसा है कि 2 पेज भी कम है उसके लिए, बट मज़ेदार कंसेप्ट है, समझिएगा आराम से, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकल केस का आपको क्वेश्चन दिया है। आपको क्वेश्चन में बोलता है कि 2 पोल की मशीन है जिसको शो किया 12 स्लॉट लगे हुए हैं ऑन द रोटर, रोटर पे ये 12 स्लॉट्स बने हुए हैं। अ कॉइल ऑफ 900 टर्न्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्लॉट्स 1 and 7। देखिए पहले ये कॉइल जो है ये 1 और 7 नंबर के स्लॉट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पिच आपको यहीं से दिख गया होगा कि 180 डिग्री का चल रहा है, फुल पिच सिस्टम है। चलिए ठीक, सेकंड केस क्या बोलता है, फिर 2 और 8 पे है, 2 और 8 अगला कंडीशन। फिर तीसरा जो है वो बोलता है 3 और 9 पर है, तीसरा जो है वो 3 और 9 पर है, ये वाला नेक्स्ट कंडीशन। तो इस तरीके से डिवीजन है, ठीक है। जो स्लॉट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सब के सब ऐसे पैरेलल स्लॉट्स हैं,
एक दूसरे के आमने सामने, तो मतलब सब पे 180 डिग्री का सीन है, और आपस में एक दूसरे से कितने डिग्रीज अपार्ट हैं वो सीन आपको समझना जरूरी है। लेकिन उसको किस फॉर्म में समझे, कैसे समझे, चलिए क्वेश्चन में और देखते हैं क्या पूछा है। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज, अच्छा चलो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और नॉर्मली कोई स्टूडेंट कैसे लिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज गिवन एज साइन क्यू ऑफ गामा बाई 2 अपॉन क्यू साइन गामा बाई 2, ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा कई बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, उसके पीछे का कंसेप्ट भूल जाते हैं कि वो है क्या, क्योंकि अब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि इस फॉर्मूले से बनते जाता है तो लगता है कि हाँ चलो सर फॉर्मूला तो याद हो गया हमको, लेकिन वो बनाते बनाते पीछे का कंसेप्ट भूल जाते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से नहीं बनवाऊंगा, इसमें कुछ नया करवाऊंगा आपको, तो आपका एफर्ट कम हो जाएगा। बनाने को आप बनाओगे इससे, बट ना क्यू की वैल्यू है ना गामा की वैल्यू है, कैसे बनाओगे, आपको बहुत लंबा समय लगेगा इसके पीछे अगर इस फॉर्मूले के थ्रू जाते हो, और यही नॉर्मली फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। नहीं करना है आज इस क्वेश्चन में यूज़, ठीक है। थोड़ा जैसा दिया हुआ यूनिक सा क्वेश्चन है, यूनिक सा सोल्यूशन बनाएंगे इसका। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इससे आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का थोड़ा सा और मीनिंग मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको अलग अलग स्लॉट्स में कॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बोला हुआ है सवाल के अंदर, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हो सकता है कि पूरी कॉइल्स एक जगह पे अगर कंसंट्रेटेड हो तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए ये सब स्लॉट्स में एक कॉइल नहीं बटी हुई है, उसके बदले ये पूरी की पूरी कॉइल एक ही जगह पर केंद्रित है, एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर्ड है एक ही जगह पे, उस समय कुछ वोल्टेज होगा कॉइल में। अच्छा उस वोल्टेज को मैं मान लो VC लिख देता हूँ, वोल्टेज व्हेन द एंटायर वाइंडिंग इज कंसंट्रेटेड एट वन सेक्शन, ठीक। सिमिलरली और एक वोल्टेज की मैं बात करता हूं जब ये पूरी की पूरी वाइंडिंग अपने अपने स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस समय का भी कुछ वोल्टेज होगा, उसको VD लिख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड समय पर जो वोल्टेज निकला ना, वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के समय की वोल्टेज का कितना प्रतिशत होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से पता चलता है। समझ गए पूरी बात। फिर से मैं बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको बताता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो वोल्टेज मिलेगा आपको, वो कंसंट्रेटेड होने के समय या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के समय का जो वोल्टेज था उसका कितना प्रतिशत है, ये बात को बताता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये इसके पीछे की बेसिक थ्योरी है, ठीक। तो थोड़ा सा अपने को अगर नॉलेज हो जाए इन चीज़ों का तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी, फिर हम एक ही फॉर्मूले के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, हमारे पास मल्टीपल रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए ये फंडामेंटल आप समझ गए। अब इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मस्त तरीके से, ठीक है ना। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। तो हमको दिख गया कि भाई फुल पिच कॉइल है, 180 डिग्री हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, ये 1 to 7 से 2 to 8 के बीच का जो सेक्शन है, इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री तो छोड़ दो, अभी इसका मैकेनिकल डिग्री मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना होगा, ठीक। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल डिग्री। थीटा m जो है इसकी वैल्यू, मेरे पास टोटल 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री है जिसको 12 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो किसी भी दो स्लॉट कॉम्बिनेशन या दो स्लॉट पेयर जो हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा, 12 3 36 0, तो दिस एंगल शुड बी हाउ मच, 30 डिग्री। ऐसा तो सभी पेयर के बीच में 30-30 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी होगा, इधर अगर कोई पेयर बन रहा है तो इस पे भी 30 डिग्री का एंगल होगा। तो मुझको यहाँ से मैकेनिकल एंगल जो है, मैकेनिकल डिग्रीज में जो डिफरेंस है पर स्लॉट्स के बेसिस पे, स्लॉट्स पेयर के बीच, वो 30 डिग्री का दिखता है, ठीक है। थीटा मैकेनिकल, इसको आगे चल के कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो थीटा मैकेनिकल तक सबको क्लियर। चलिए थीटा मैकेनिकल हमको मिल गया कितना, दिस इज ऑफ 30 डिग्रीज, ओके बढ़िया। अब देखिए यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अभी मुझे नंबर ऑफ टर्न से कोई मतलब नहीं है, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने से पहले, मुझे यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ से ना ईएमएफ या वोल्टेज की वैल्यू से मतलब है थोड़ा सा। चलो इसको थोड़ा सा इस पेज पर सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा ईएमएफ इंड्यूस्ड एट फर्स्ट पेयर, उसको लिख लेता हूं मैं E1, ठीक है, या ई से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि मेरे सभी के सभी कॉइल्स इस पोर्शन पर आकर कंसंट्रेटेड हैं,
अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन बोला आपको 12 स्लॉट्स में, छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए उस कंडीशन को और अज्यूम कर लीजिए कि आपके सभी कॉइल्स एक पॉइंट पर आके कंसंट्रेट हो गए। अगर इफ ऑल ऑफ द कॉइल्स आर अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट वन सिंगल पॉइंट, तो उस कंडीशन में बताइए ईएमएफ की वैल्यू E1 बोल लो या E2 बोल लो या E3 बोल लो, सब तो एक ही होगा, लेकिन सब एक दूसरे से 30-30 डिग्री अपार्ट होगा। बस यही डिफरेंस होगा, बाकी मैग्नीट्यूड में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक, मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वीडियो चल रही है ना प्रॉपर? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं कि सब वाइंडिंग पूरा कंसंट्रेटेड एक ही सेक्शन पर, तो पहली वाली कॉयल से जो ईएमएफ बन रहा है ई एट एन एंगल 0 डिग्री लिखूंगा। दूसरी वाली कॉयल से जो ईएमएफ बन रहा है उसको मैं लिखूंगा ई एट एन एंगल -30 डिग्री। और तीसरी वाली कॉयल से जो ईएमएफ मिल रहा है दिस शुड बी ई एट एन एंगल -60 डिग्री। ये रेफरेंस है ना, तो इससे 60 डिग्री। ठीक, अच्छा, मैंने आपको बोला कि जो मैं केडी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ वो इस फॉर्मूले से नहीं फाइंड कर रहा हूँ, तो किससे फाइंड कर रहा हूँ? जो मैंने आपको सिचुएशन बताया कि वोल्टेज जब कंसंट्रेटेड सेक्शन का पूरा और उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शन का जो वोल्टेज था वो कंसंट्रेटेड वाले का कितना प्रतिशत होगा, उस हिसाब से जो कैलकुलेशन निकल के आता है। मतलब इसको मैं VD और VC के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा। ठीक, तो जितने स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल मेरे पास है वो ये 3 है, डिवाइडेड बाई VC जो कि मेरा पूरा जब कंसंट्रेटेड है वाइंडिंग उस समय का टोटल वोल्टेज है। ठीक, तो जब वाइंडिंग पूरी कंसंट्रेटेड है उस समय तो ऐसा स्लॉट वाला डिवीजन है ही नहीं। जब स्लॉट वाला डिवीजन नहीं है तो मतलब पूरा का पूरा जो है EMF E1 या E पहले सेक्शन पे, EMF E दूसरे सेक्शन पे, EMF E तीसरे सेक्शन पे, तो सब कुछ मिला के 3E है टोटल। दिस इज माय वैल्यू ऑफ VC कि जब पूरा कॉइल कंसंट्रेटेड है टोटल वोल्टेज 3E बन रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। VD की वैल्यू कैसे आएगी? इससे आएगी। तो बताइए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे लिखना चाहिए मुझे? KD इज इक्वल्स टू E एट एन एंगल 0 डिग्री प्लस E एट एन एंगल -30 डिग्री प्लस E एट एन एंगल -60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय VC की वैल्यू की जगह आप 3E लिखिए। VC क्या है? मेरा टोटल वोल्टेज है जब पूरी कॉइल कंसंट्रेटेड है एक जगह पे। और VD क्या है? वो वोल्टेज है जब सभी कॉइल्स अपनी अपनी स्लॉट में बटी हुई है तब उस समय कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो हर स्लॉट का वोल्टेज आप अलग अलग बता दिए। 3 केस आपको दिया था, तीनों केस का वोल्टेज आपने लिख दिया कि कितना कितना होगा। कौन सा 3 केस? ये 3 केस, समझ गए? तीनों कंडीशन के लिए मैंने लिखा है। चलिए अब देखते हैं, अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। तो KD इज इक्वल टू E को कॉमन निकाल लीजिए। दिस इज 1 एट एन एंगल 0 डिग्री प्लस 1 एट एन एंगल -30 डिग्री प्लस 1 एट एन एंगल -60 डिग्री। ठीक, होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ E। E को आप चाहें तो अभी से कैंसिल कर सकते हैं। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये डेटा आपको देगा, इसको प्रॉपर आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.74 का डेटा देगा डिवाइडेड बाय 3E। E और E को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास KD की वैल्यू आ जाएगी 2.74 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आपका आंसर होगा वही आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.21 ना, 3 9 जा 27, 2.7 27 के अप्रॉक्स, तो वही 9 3 1 जा 3 4 है, तो 0.91 आ रहा है मेरे हिसाब से। आप एक बार इसको और कंफर्म कर लीजिएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करके। कैलकुलेटर वर्चुअल ही यूज़ करना है, फिजिकल वाला अभी मत यूज़ करिएगा। चलिए 0.91 आ रहा है मेरा आंसर और ये बी ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो जो मैंने ये बेसिक्स आपको बताया ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, असल सोल्यूशन जो था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप उस क्वेश्चन का थीम समझ गए कि उसका सोल्यूशन का पार्ट, तो बस आपको केवल इस फॉर्म में इतना ही सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाता। दिस इज द एंटायर सोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा बढ़िया सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों ने मेरे बनाने से पहले ही आप सॉल्व करके रखे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी तो एटलीस्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूं। तो इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो आप एग्जाम का डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। अगर इससे छोटे लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखिए आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा उनमें और आप में, क्योंकि पेपर 2 पर जो सिलेक्शन रेशियो है वो कम हो जाने वाला है ना। मतलब सिलेक्शन रेशियो और एकदम मतलब जो टनल होगी वो और पतली हो जाएगी। तो हमको उस पॉइंट पर, उस लेवल ऑफ कंपटीशन से भी आगे निकलना है। ठीक है, अभी आपने एक बड़ी फाइट जीती है और अभी एक और बड़ी फाइट जो है आपको जीतनी, तब फिर आप सेकंड स्टेज पार करके अपने सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, है ना। CPWD वाला टारगेट जो है वो तभी पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ द पुल आउट टॉर्क ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज जनरली डैश टाइम्स इट्स फुल लोड टॉर्क।
डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम फिक्स डेटा है इसका, जिनको याद होगा वो तुरंत अभी आंसर बता चुके होंगे इसका। देखिए पुल आउट टॉर्क जो होता है, पुल आउट टॉर्क किसको बोलते हैं हम लोग, यही पूछा है ना, हाँ पुल आउट टॉर्क पूछा है आपको, ठीक है। पुल आउट टॉर्क वो मैक्सिमम टॉर्क होता है जो कोई सिंक्रोनस मोटर डेवलप कर सकता है बिना अपनी सिंक्रोनिज्म लूज किए, दैट इज नोन एज द पुल आउट टॉर्क, ठीक है। इसी की बात की आपको क्वेश्चन में, दिस इज द पुल आउट टॉर्क, वो मैक्सिमम टॉर्क जो सिंक्रोनस मोटर डेवलप कर सकता है बिना अपनी सिंक्रोनिज्म खराब किए, बिना अपनी सिंक्रोनिज्म से बाहर आए, तो पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम 1.25 से 3.5 के बीच में वेरी होती है। और एक और बात बता दूं इसके बारे में कि जो पुल आउट टॉर्क होता है, पुल आउट टॉर्क जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है फ्रॉम द पुल इन टॉर्क। आगे चल के मशीन्स का सब्जेक्ट जब डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको और मस्त तरीके से बताऊंगा मशीन्स में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, अच्छा पुल आउट टॉर्क जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है 1.25 से 3.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क होती है। ये ध्यान रखिएगा ना, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर मैं आगे का बात नहीं बताऊंगा कि पुल आउट टॉर्क की वैल्यू 1.25 से 3.5 गुना होती है किसके, फुल लोड टॉर्क के, टाउ एफएल के। अब ये स्टेटमेंट पूरा होता है, तो दिस इज नोन एज द फुल लोड टॉर्क। तो यही आपको सवाल में पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया इसीलिए, ठीक है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है ऑन स्क्रीन, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे बनेगा। लिखा हुआ है 4 पोल का इंडक्शन मोटर है, सप्लाइड बाय अ स्लाइटली अनबैलेंस्ड 3 फेज 50 हर्ट्ज सोर्स इज रोटेटिंग एट इतना स्पीड, द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द इंड्यूस्ड नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन द रोटर। ये आखिरी का पोर्शन जो है नेगेटिव सीक्वेंस करंट वाला, इसको ध्यान से समझ के डील करना, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। आपको नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया हुआ है 4, सप्लाइड बाय स्लाइटली अनबैलेंस 3 फेज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज, बहुत ही बढ़िया। इज रोटेटिंग एट अ स्पीड, एनआर की वैल्यू 1440 आरपीएम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। एनएस निकाल सकते हैं हम लोग, स्लिप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लिप क्यों कैलकुलेट करने बोल रहा हूं आपको, क्योंकि थोड़ा दूर तक सोचेंगे तो आपको स्लिप की जरूरत दिखेगी। आपको इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोला ना, ठीक है, और इंड्यूस्ड नेगेटिव सीक्वेंस करंट का इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में वो कितना होगा, यही पूछा आपको। तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका होगा, इट विल बी 2 माइनस एस टाइम्स ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन, 2 माइनस एस टाइम्स ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन, ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मुझे ये एफ की वैल्यू तो 50 हर्ट्ज दे रखा है, बस मुझे स्लिप की वैल्यू से मतलब है, मतलब खाली आप स्लिप निकाल लीजिए, आपका काम बन जाना है यहाँ से। चलिए ठीक है, तो स्लिप निकालने का क्या कंडीशन है, स्लिप निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर सिंक्रोनस स्पीड माइनस एन आर अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। परसेंटेज के फॉर्म में मत लाइए, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो एस फाइंड करने के लिए मैं इस फॉर्मूले की तरफ आऊंगा, और यहाँ से इस फॉर्मूले से एन एस फाइंड करने के लिए मैं और पहले आ जाता हूँ, एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी पे, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सबको याद हो चुका है ये तो। सो दिस वैल्यू विल बी 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइडेड बाई पी, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 3 ज़ा 12, 0 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 1500, 1500 आरपीएम, ये आ गया। इसको पुट कर दीजिए ऊपर, एस की वैल्यू आ जाएगी, एस इज इक्वल्स टू 1500 माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 1500, ये आ गया। इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई एकदम जल्दी से, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करिए। इसका डेटा जो है मुझे लगता है लगभग 1440 है ना, तो यहाँ से बच गया 60 और 0 0 कट गया, 60 150, 0.32 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, 2/5, 0.04 के आसपास का डेटा दिख रहा है। अब फिर भी एक बार आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके कंफर्म तो कर ही लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली इतना आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। मेन मुद्दा है कि आप इसका सोल्यूशन जो है ना, इसके कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, ये वाला कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। तो एस की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.04, इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, मेरे पास इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी उस इंड्यूस्ड नेगेटिव सीक्वेंस करंट के लिए। तो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 2 माइनस 0.04 टाइम्स ऑफ 50, 2 माइनस 0.04 टाइम्स ऑफ 50,
तो ये हो गया 0.06 है ना, तो 1 पॉइंट और मल्टीप्लाइड विथ 50, तो 50 का उससे मल्टीप्लाई करूँगा 98 पॉइंट समथिंग कुछ दिख रहा है मेरे को। इसका डेटा जो है वो 1.5 गुना के आसपास, 100 से थोड़ा छोटा, वही 98 के आसपास कुछ दिखेगा। 93 है, 98 है, 98 ही है ना। इसका डेटा अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट ही आएगा मुझे लग रहा है इससे। एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, अब 98 तो आएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। पॉइंट में अगर कुछ आ रहा होगा तो आप देखिएगा, अदर देन दैट एग्जैक्ट 98 तो रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर। तो 98 हर्ट्ज इज द आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 98 हर्ट्ज है। तो मैंने किया क्या पता है, मैंने फॉर्मूले को ब्रांच कनेक्शन पे रखा है, मतलब मैंने सबसे पहले आखिरी फॉर्मूला आपको बता दिया कि इस फॉर्मूले से बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले के लिए क्या डेटा रिक्वायर्ड है, मेरा अप्रोच हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है कि आप ब्रांच ऑफ फॉर्मूले से पूरा कैलकुलेशन करिए, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि किस फॉर्मूले से पहले क्या और उससे पहले क्या लगना है। तो यही 3 फॉर्मूले थे जिसके ऊपर बेस्ड पूरा क्वेश्चन था, बस गिवन डेटा से इनको पहचानना था, ठीक। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मशीन्स 10 का दम सीरीज। तो आज के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सीरीज़ को अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, मतलब सेशन को, नॉट सीरीज तो अभी चलती रहेगी आपके लिए, और भी क्वेश्चंस आएंगे। एसएससी जेईई पेपर 2 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम फाइनल मोमेंट है, और मुझे पता है कि आप लोग को और भी एग्जाम्स को मैनेज करके चलना पड़ रहा होगा, क्योंकि पैरेलली अभी पीजीसीएल का पेपर भी है, ग्रेजुअली अभी तो और ऐसा ही सिचुएशन होने वाला है, और कई बार आपको कई पेपर्स को मैनेज करना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसे केस में अपनी स्ट्रैटेजी में एकदम क्लैरिटी रखिएगा, अपने दिन को कैसे डिवाइड रखना है आप वो सोच के चलिएगा। दोनों ही प्रायोरिटी पे है, पेपर 2 दिलाने जा रहे हो वो भी प्रायोरिटी पे है, क्योंकि पेपर 1 निकाल के फाइट करके यहाँ तक पहुँचे, और पीजीसीआईएल जो है ये भी एक अच्छी प्रायोरिटी है, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, दोनों में ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो छोड़ नहीं सकते आप। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार भी मिले उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, तो हम जब इतनी मेहनत करके पेपर 1 निकालें और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है यार। और इसी वजह से प्रैक्टिस अपनी एकदम सॉलिड रखिए, मस्त से मेरे साथ भी क्वेश्चन बनाइए, पैरेलली आप खुद भी क्वेश्चन बनाइए, टेस्ट सीरीज जो है वो भी लगाते रहिए साथ साथ, ठीक। तो चलिए अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इस सेशन पर जल्दी ही आने वाली है, तो मज़ा आएगा, खूब इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का आने वाला सेशन। तो आप ऐसे ही बस कनेक्टेड रहिएगा एकदम मस्त तरीके से, और रोज़ के रोज़ सेशंस देखते रहिएगा इसी तरीके से। पुराना अगर प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा हुआ है, मतलब प्रीवियस वीडियोस के, कल परसों के या पुराने वीडियोस के, तो वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन टुडे। जय हिंद।